वंदे मातरम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कृषक नेता स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल ने अपना पूरा जीवन समाज और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा, सहकारिता के क्षेत्र समेत सामाजिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल न सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे, बल्कि छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के प्रतीक थे। वो चाहते थे कि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान से जिए, स्वावलंबी हो और जीवन के सभी क्षेत्रों में भी उनका विकास हो। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला समेत उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल मौजूद रहे। वहीं बैठक में कुल 46 प्रकरण समिति के सामने प्रस्तुत किए गए। इनमें से 32 प्रकरणों को राजनीतिक मानते हुए उन्हें वापस लेने की अनुशंसा की गई। 13 प्रकरणों को बैठक में अमान्य करार दिया गया। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहेगा और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चुनाव महत्वपूर्ण होता है, मगर भारतीय जनता पार्टी का बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहेगा और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। समय ज़्यादा नहीं है, 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, छत्तीसगढ़ से करीब 50 हमारे कार्यकर्ता वरिष्ठ लोग गए हैं, उनसे भी बातचीत होती है, तो ये निश्चित मैं कह सकता हूँ कि बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है और अन्य राज्यों में भी हम बेहतर करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयानों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि डी पुरंदेश्वरी मति भ्रम की शिकार हैं। जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, तब यहां भ्रष्टाचार का जोर था और यहां तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को हाथ जोड़कर अपने कार्यकर्ताओं से मिन्नतें करनी पड़ती थी। रायपुर में कोरोना के केस में कमी आने के बाद स्कूल और कॉलेजों में ऑफलाइन परीक्षा लेने की सुगबुगाहट के बीच छात्रों की मांग जैसे शिक्षा वैसी परीक्षा भी उठने लगी है और इसी कड़ी में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ छात्रों ने नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। वहीं रायपुर में नारकोटिक्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां आईजी आनंद छाबरा ने खुलासा करते हुए कहा है कि नारकोटिक्स टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से ब्राउन शुगर और नशीली टैबलेट बरामद की गई है। वहीं 15 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। जिस तरह से हमने प्रयास किया, एक रायपुर एसएसपी साहब के निर्देशन में और एडिशनल एसपी क्राइम के निर्देशन में एक नारकोटिक सेल का प्रारंभिक गठन कर उसमें कार्रवाई करने का प्रयास किया गया नारकोटिक्स के खिलाफ। तो इसमें इसी कड़ी में आज आपके सामने लगभग 15 लाख के जो मशरूका जब्त हुआ है, जिसमें गांजा है, चरस है, ब्राउन शुगर है और नाइट्रस की टैबलेट्स हैं। इसकी कार्रवाई करके आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आने वाले समय में इस नेक्सस को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि लगातार इसमें कार्रवाई चलेगी और अन्य बड़े लोग भी इसमें जो सप्लाई चेन के साथ हैं और जो डिमांड चेन में हैं, वो भी इसमें पकड़ाए जाएंगे। उसके लिए भी लगातार कार्रवाई चल रही है और क्राइम्स की जो नारकोटिक सेल की टीम है, ये लगातार कार्रवाई करती रहेगी। इनका मूलतः काम रहेगा डॉक्यूमेंटेशन, पकड़ धकड़ और सप्लाई और डिमांड इस तक पहुंचना। आरोपियों के साथ साथ कहां से ये ड्रग्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, कहां इनकी खपत हो रही है, कौन इनके प्रमुख लोग हैं जो इस सप्लाई लाइन। छत्तीसगढ़ के बालोद जनपद पंचायत डोंडी लोहारा में ग्रामीणों ने पर्यावरण की दिशा में एकजुट होकर नदी किनारे साफ सफाई कर मिसाल कायम की है और वहीं ग्रामीणों का कहना है इस पर कि साफ सफाई हमारी संस्कृति और पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। ग्राम बर्दा
सप्ताह में बहुत ही सुंदर जो सोच बना के रखे हुए गांव वाले लोग, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माता जी का जो यहाँ पर प्रतिमा बनने वाला है और यहाँ पर पर्यटन स्थल बनने वाला है, तो आज गांव में त्यौहार मनाया जा रहा है और साथ ही साथ पूरे गांव वाले लोग मिलकर इस गांव को साफ सफाई कर रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा पहल है और अनुकरणीय पहल है। यदि लोगों के मन में बात आती है कि अपने गांव की उस जगह को जिसे हम लोग तीर्थ के रूप में मानते हैं और उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में उसको घोषित करने के लिए या पर्यटन स्थल में रूप विकसित करने के लिए अपना श्रमदान देते हैं, तो इसके लिए मैंने पूरे भरदाटा के ग्रामीण को हृदय से नमन धन्यवाद करता हूं। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि छोटे छोटे जो कार्य हैं, चाहे वो पर्यटन के माध्यम से हो, चाहे संस्कृति के माध्यम से या अपनी परंपरा के माध्यम से लोगों तक पहुंचे, और लोगों की एक सोच है, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे भरदाटा के ग्रामीणों की अपेक्षा के अनुरूप भरदाटा में पर्यटन स्थल विकसित। और इन्हीं खबरों के बीच वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है। कमलनाथ निवास पर सभी प्रकोष्ठों और विभाग की बैठक बुलाई गई और जहां बैठक में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, राजीव सिंह समेत तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मौजूद रहे। और वहीं राजीव सिंह ने मीडिया से बात भी की और कहा कि आज सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और विभागों के अध्यक्ष की बैठक बुलाई गई, जिसमें अनेक और उनके कार्यों की समीक्षा हुई है। साथ ही आगे आने वाले प्लान और रणनीति के बारे में भी चर्चा की गई है। उन्होंने समझाइश दी और बड़े दृढ़ता के साथ में माननीय कमलनाथ जी ने उनसे कहा है कि जो काम नहीं करेगा वो उस पद पे नहीं रहेगा। इसलिए सारे प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से उन्होंने निर्देशित किया है कि वे दृढ़ता के साथ में काम करें और जो काम नहीं करना चाहता वो उस पद को छोड़ दे। अभी वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लगभग 24 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं और हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पहले से जो विभाग कार्यरत है मध्य प्रदेश में, उन सभी अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें माननीय अध्यक्षों ने उन सभी प्रकोष्ठ अध्यक्ष और विभाग अध्यक्षों से उनके कार्य की समीक्षा ली, उनकी जो आगे के प्लान्स हैं उनके बारे में चर्चा करी और उनको मार्गदर्शन दिया अध्यक्ष जी ने कि उनको भविष्य में चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए उनके जो विभाग हैं उनको जो दायित्व सौंपा गया है प्रदेश कांग्रेस द्वारा, उसमें वो कार्य योजना बनाकर 18 महीने की उस हिसाब से काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया की नई बिल्डिंग के ट्रायल रन का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री सारंग ने अव्यवस्थाओं पर अधिकारियों पर नाराजगी भी जताई। विश्वास सारंग ने कहा कि हमीदिया प्रोजेक्ट सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज मातृभाषा दिवस है और हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमने ये निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश और हमारी मातृभाषा हिंदी में हम MBBS की पढ़ाई शुरू करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने भी इस बात का निर्देश दिया है और उन्होंने कहा है कि अब देश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इसमें बहुत तेजी से काम करना शुरू किया है। टास्क फोर्स हमने बना ली है, मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं और हम गुरुवार को एक बहुत ही बड़ी मीटिंग करके सुव्यवस्थित रूप से गांधी मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के हम तीनों सब्जेक्ट हिंदी में इसी सत्र से शुरू करें, इसकी हमने व्यवस्था की है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में RSS प्रमुख मोहन भागवत बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान संघ के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने गर्भगृह में महाकाल की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक गणेश धाकड़ ने भागवत का शॉल श्रीफल से सम्मान किया। और वहीं शाजापुर में भारतीय किसान संघ की ओर से किसानों ने शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन को ज्ञापन सौंपा, जहां किसानों ने कहा कि साल 2020 के फसल बीमा राशि किसानों को उपलब्ध करवाया जाए, नहीं तो भारतीय किसान संगठन मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करेगा। दरअसल सोयाबीन की फसल पीला मोजेक बीमारी वायरस से साल 2020 में नष्ट हो चुकी थी, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से वितरित राशि एक ही क्षेत्र में
अलग अलग तरीके से पहुंच रही थी। वर्ष 2020 का खरीफ का जो बीमा मुख्यमंत्री के द्वारा 12 तारीख को क्लिक किया गया, उसमें किसानों के खाते में सिर्फ पैसा आया है। अभी तक प्रशासन और बीमा कंपनी के द्वारा कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इस संबंध में 10 दिन का हमने समय मांगा है कलेक्टर महोदय से कि 10 दिन के अंदर हमारे किसानों का जो औसत मान के हिसाब से बीमा क्लेम मिलना चाहिए, अन्यथा भारतीय किसान संघ के द्वारा तहसील से लेकर जिले तक चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और किसी भी हाल में औसत मान के हिसाब से शाजापुर जिले के किसानों को बीमा मिलना चाहिए। और वहीं पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित किए गए वेबिनार के सत्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने डिजिटल कनेक्टिविटी पर बात करते हुए कई विषयों पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है। युवा पीढ़ी ही भविष्य के नेशन बिल्डर्स है। रिपोर्ट देखिए। फरवरी को संसद में देश का बजट पेश किया गया और बजट में शिक्षा को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई। वहीं पीएम मोदी ने सोमवार को शिक्षा क्षेत्र में केंद्रीय बजट के पॉजिटिव इम्पैक्ट को लेकर वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022 में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 5 चीजों पर काफी जोर दिया गया है। पहली है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, दूसरा है कौशल विकास, तीसरा है शहरी प्लानिंग और डिजाइन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीयकरण, भारत में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और पांचवा है AVGC एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक। पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े, इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने, इंडस्ट्री 4.0 की जब चर्चा चल रही है तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री लिंकेज बेहतर हो, इस पर ध्यान दिया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है अर्बन प्लानिंग और डिजाइन। इसमें भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्ञान है उसे हमारी आज की शिक्षा में समाहित किया जाना आवश्यक है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करेगा और राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय एक अभूतपूर्व कदम है। इससे सीटों की कमी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। असीमित सीटें होंगी। मैं सभी हितधारकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि डिजिटल यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द शुरू हो। उन्होंने कहा कि देश में ई-विद्या हो, 1 क्लास 1 चैनल हो, डिजिटल लैब्स हो या डिजिटल यूनिवर्सिटी हो, ऐसा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को बहुत मदद करने वाला है। ये भारत के गाँव में गरीबों, दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी को शिक्षा के बेहतर समाधान देने का प्रयास है। गांव तक हम अच्छी क्वालिटी की शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। बजट में इसका प्रावधान है, हम इसको लागू कैसे करें। आज जब हम बजट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो आज अपेक्षा ये नहीं है कि बजट कैसा हो, क्योंकि वो तो हो गया। अब अपेक्षा आपसे ये है कि बजट की जो चीजें हैं वो जल्दी से जल्दी हम सीमलेसली नीचे लागू करें। पीएम ने कहा कि आज के जमाने में डिजिटल कनेक्टिविटी ही है जिसने वैश्विक महामारी के इस समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा है। पीएम ने कहा कि आज विश्व मातृभाषा दिवस भी है। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी हुई है। अनेक राज्यों में स्थानीय भाषाओं में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इस तरह से पीएम मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार में शिक्षाविदों को मूल मंत्र दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।